ऑन द ओकेजन ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10वीं बार रेड फोर्ट से तिरंगा झंडा फहराया और पूरे नेशन वाइड में बढ़िया सी स्पीच भी थी, जो कि हर साल होता है। लेकिन ये हर साल होने वाली प्रक्रिया की शुरुआत कैसे हुई थी, इसके पीछे की कहानी क्या है? दिल्ली हिंदुस्तान का हमेशा से कैपिटल था या फिर कुछ नई बात है? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे इस डिस्कशन में हम। तो कहानी की शुरुआत होती है 16 अगस्त 1947 से, जब हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार रेड फोर्ट से तिरंगा झंडा फहराते हुए नेशन वाइड स्पीच दी थी कि अब हम आजाद हैं। उस दिन उन्होंने अपने आप को इंडिया का प्रथम सेवक बुलाया था। लेकिन हिंदुस्तान का कैपिटल दिल्ली ये हमेशा से तो नहीं था। इसकी शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत से, जिसका रूलिंग 1206 से लेकर 1526 एडी तक है। ये पहली बार नॉर्थ इंडिया के एक बड़े हिस्से को रूल करने के लिए दिल्ली को अपना पहला कैपिटल बनाता है। इसके बाद मुगल किंग बाबर 1526 से 1530 तक दिल्ली को अपना कैपिटल घोषित करते हैं। इनके सक्सेसर हुमायूं इस चीज को शायद थोड़ी दिन और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अकबर, जहांगीर, इन लोगों ने आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर जैसे शहरों को कैपिटल बनाना ज्यादा सही समझा। लेकिन एक्चुअल में 1628 से लेके 1658 का ये बड़ा 30 इयर्स शाहजहां के अंडर में था और इस टाइम पर उन्होंने शाहजहानाबाद बनाया 1648 में, जिसको हम लोग आज पुरानी दिल्ली बोलते हैं, ओल्ड दिल्ली। और उसी ओल्ड दिल्ली का एक बढ़िया सुंदर सा सिटाडेल बनाया रेड फोर्ट। यहाँ पर राजा आराम से रूल करेंगे ऐसा सोच के। जब इंडियन सिपाही म्यूटिनी हुआ था, आप लोगों को पता है 1857 में, तो उस टाइम पर भी वो लोग दिल्ली तक मार्च करके गए थे और उस टाइम पर उन्होंने 1775 से 1862 तक रूल करने वाले बहादुर शाह जफर को मुगल एम्परर घोषित किया था। उस टाइम पर मुगल एम्परर थे, बट उन्होंने ऑब्वियसली उसको इंडिया का एम्परर घोषित किया था। रिबेल्स के लिए हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग सिंबल देता है ये दिल्ली। दिल्ली की डिफीट, दिल्ली पर जीत, ये हमेशा से एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था। जब ब्रिटिशर्स दिल्ली आए ना, तो उनको शाहजहानाबाद से कोई लगाव नहीं था। उन्होंने इसको तोड़ दिया, वाइप आउट कर दिया, बोला कि इसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ तक कि अकबराबादी मॉस्क जो दरियागंज में है, उर्दू बाजार, चांदनी चौक के पास वाला हिस्सा, ये सब हटा दिए गए। जो भी प्रेशियस आर्ट वर्क्स थे ना यहाँ पर रेड फोर्ट के अंदर, उसको लूट लिया गया। 80% ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रक्चर रेड फोर्ट से उसको इधर उधर या तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया या कहीं न कहीं रिप्लेस कर दिया गया, कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ का जो दीवाने आम था उसको हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया। पूरे पैलेस को एक गैरिसन जैसा, जहाँ पर हम लोग अपने हथियार रखते हैं, वो बना दिया गया। लेकिन देखो, रेड फोर्ट हमेशा से एक इंडेलिबल स्टैंप जैसा है। जहाँ पर मुगल एम्परर हमेशा से रूल करते आए थे, तो उनके दिमाग में ये था कि नहीं, इसको हमें आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन दिल्ली ना हमेशा से एक पोटेंट सिंबल ऑफ अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिशर्स ने 1877, 1903 और 1911 में दरबार्स ऑर्गेनाइज किए और ये दरबार्स जो होते थे ना, ये ग्रैंड सेरेमनी होते थे। ग्रैंड सेरेमनी में हम लोग इधर उधर के रूलर्स को इनवाइट करते थे, प्रिंसली स्टेट्स के रूलर को इनवाइट करते थे और बोलते थे कि आओ ब्रिटिश क्राउन को ट्रिब्यूट दो, थोड़ा देखो कि हम क्या हैं। तो 1911 में ब्रिटिशर्स को भी लगा कि यार दिल्ली ना पोटेंट है, इसी को बनाते हैं और इसीलिए उन्होंने 1911 में कैलकाटा से दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया और ये सोचा कि 1930 तक हम लोग दिल्ली को रिनोवेट करेंगे और बढ़िया से कैपिटल जैसा कुछ बनाएंगे। सवाल आता है रेड फोर्ट वाला कि रिक्लेमिंग द रेड फोर्ट का क्या मतलब? देखो, ये धीरे धीरे ही कहानी आगे बढ़ी है, लेकिन हर बार रेड फोर्ट कहीं ना कहीं, जैसे ये ग्रैंड दरबार वगैरह रेड फोर्ट में ऑर्गेनाइज कराए गए। इसके बाद 1943 वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, जब सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी को बर्मीज बॉर्डर के पास जापानीज वॉर के साथ, मतलब उसको साथ में लेके आ रहे थे, बट इवेंचुअली फेल हो गए। लेकिन जब उनका प्लेन क्रैश हुआ था 1945-1946 के बीच में, तो उस टाइम पर जितने भी INA थे, उनके ट्रायल्स के लिए यही एक जगह सुनिश्चित की गई थी। और इस समय आप सबको याद होगा, ये जो पब्लिक ट्रायल्स हो रहे थे रेड फोर्ट पर, उसको लड़ने के लिए हमारे दिग्गज लॉयर्स यहाँ पर आए। कौन कौन थे उसमें? स्वयं नेहरू जी थे, तेज बहादुर सप्रू, भूलाभाई देसाई, असफ अली, कैलाश नाथ काटजू। इन लोगों ने INA ऑफिसर्स के साथ आर्ग्यू किया और सबके अंदर ना एक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट डेवलप हुआ इन सब लोगों के लिए। वहां से रेड फोर्ट फॉर्मली स्टैब्लिश होता है, जिसके अगेंस्ट अगर कोई भी जीत जाता है तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि इंडिया आजाद है। रेड फोर्ट पर कब्जा मतलब इंडिया पर अपना अधिकार। तो
तो इसीलिए नेहरू ने भी आजादी के बाद यही डिसाइड किया कि हम लोग 1947 इंडिपेंडेंस डे को बहुत बड़े लेवल पर सेलिब्रेट करना है, तो रेड फोर्ट का इसमें होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए रेड फोर्ट को अपना एक माध्यम बनाया पब्लिक स्पीच के लिए, जहां पर पूरे देश को उन्होंने संबोधित किया और उसी दिन से आज तक ये सिलसिला जारी है।